Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the concept and topic of chapter number 1, that is Python Pandas of Information Practice grade 12, and it is part of unit number 1, that is data handling and data visualization. और ये इस चैप्टर वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 5 है। इसके प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज डेटा फ्रेम, फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक using numpy arrays, using list, using dictionaries, using dictionary of numpy array, dictionary of list, similarly list of dictionary, etc. and boolean indexing को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैंने आई बटन पे इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, और आप इस कोर्स की सारी वीडियोस को IP क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-22 के नाम से बनी प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल में अवेलेबल है, वहां जाकर इसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी, बिकॉज लास्ट सेशन में मैं इसे बताना भूल गया था। एंड उसके बाद में हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स, जिसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक इंडेक्स, कॉलम, एक्सिस, साइज, शेप, वैल्यूज, एम्पटी एंड डी टाइप्स, इनको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द डेटा फ्रेम मेथड्स, जिसमें बेसिकली हेड, टेल, काउंट और अपेंड मेथड को हम यूज करेंगे। अपेंड मेथड बेसिकली जॉइनिंग ऑफ डेटा फ्रेम के नाम से हम ज्यादा जानते हैं। सिमिलरली उसके बाद में हम बात करेंगे सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, जिसमें मेनली हम सिंगल कॉलम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम यदि हमें एक्सेस करना है यूजिंग LOC एंड ILOC, वो हम देखेंगे। इसे हम स्लाइसिंग ऑफ डेटा फ्रेम भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को हमें डेटा फ्रेम से एक्सेस करना है यूजिंग दिस एट एंड IAT एट्रीब्यूट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs, देन क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। वेल, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सेशन में मैं बताना आपको भूल गया था, दैट वाज क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। सो व्हाट आई डू नाउ, मैं सीधे एक 2D डिक्शनरी डिफाइन करता हूं और उसकी बेसिस पे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं और देखते हैं उसका रिजल्ट किस तरह का होता है। सो सबसे पहले मैं यहां पर एक 2D डिक्शनरी रेडी करता हूं। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस D, जिसमें कि मैं एक आउटर की ले लेता हूं A के नाम से, और इसके अंदर जाके मैं डिफाइन करता हूं M1 कोलन, इसके बाद जैसे मैंने लिया 10, इसके बाद दूसरा एक और कोलन ले लेता हूं M2, जिसमें मैं डिफाइन कर देता हूं वैल्यू 20। एंड सिमिलरली मैं दूसरी एक और आउटर की ले लेता हूं B, और इसमें अंदर में जाके मैं सेम इनर कीज ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया M1, और इस दफा इसकी वैल्यू कर देता हूं से 30, कॉमा दूसरी इनर वैल्यू दैट इज अगेन माई M2, इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूं से फॉर 60। इसके बाद में मैं डिक्शनरी को क्लोज करता हूं। दिस इज माई 2D डिक्शनरी, जिसमें कि आउटर की भी है और हमारे पास इंटरनल कीज भी हैं। लेट सपोज यदि मैं इसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम रेडी करता हूं लाइक df इक्वल टू pd.data_frame, और इस डेटा फ्रेम के अंदर जाके यदि मैं पास कर दूं इस D को, एंड उसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करने की कोशिश करें, देन हाउ द रिजल्ट ऑफ दिस डेटा फ्रेम विल लुक, लेट्स अंडरस्टैंड। वेल, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी 2D डिक्शनरी की जो आउटर की होती हैं, दे आर बेसिकली टेकन एज कॉलम लेबल, एंड जो इंटरनल कीज होती हैं दे आर बेसिकली टेकन एज रो लेबल्स, और यू कैन से इंडेक्स लेबल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग रो, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स लेबल्स। सो बेसिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे कॉलम लेबल्स रेडी होंगे A और B, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो इंडेक्स लेबल्स रेडी होंगे M1 और M2, एंड अकॉर्डिंगली देन M1 का जो A की है दैट इज योर 10, एंड सिमिलरली यहाँ पे 30, एंड यहाँ पर M2 का हो जाएगा 20 एंड 60। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, जो कि हमने इस 2D डिक्शनरी की बेसिस पे रेडी किया। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि हमने सेम नंबर ऑफ कीज ली थी, सो दैट इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक और की इंक्लूड करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूं। सो मैं यहाँ पर एक की ले लेता हूं C के नाम से, और इसके अंदर पे जाके मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूं M1, जिसमें मैं एक वैल्यू डालता हूं 5, और इसके बाद में इसके नीचे या मैं यहीं पर लिख देता हूं M3, जिसमें कि एक वैल्यू में डाल देता हूं सपोज 7, जिसमें कि एक वैल्यू में डाल देता हूं 7, और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करके डिक्शनरी को मैं एंड कर देता हूं।
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी अगर आप इस डेटा फ्रेम को रेडी करेंगे तो एज आई सेड यहाँ पर एक और नया कॉलम ऐड होगा C। चूंकि हमने M1 लिया है तो M1 ये मैचिंग है तो यहाँ पर तो ये वैल्यू 5 आएगी। नेक्स्ट ये कंसीडर करेगा इस M3 को, तो आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ किसी में भी M3 नहीं है एंड बाय द रूल जब आप 2D डिक्शनरी की बेसिस पे कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं तो इसके जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं दैट इज टोटल नंबर ऑफ यूनिक इनर कीज की बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे टोटल यूनिक कीज अगर आप देखेंगे इनर कीज अगर आप देखेंगे दैट इज M1, M2 और M3, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा M3 और M3 का अगर आप A की की के साथ मैच करें तो कुछ भी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा NaN एंड B में भी ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेस होगा NaN एंड इसके बाद C में हमने ऑलरेडी M3 की वैल्यू 7 डाली तो ये 7 आ जाएगा, बट M2 के लिए C कोलन में कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा NaN हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द रिजल्ट इफ वी टेक वन 2D डिक्शनरी जिसमें कि जो इनर कीज होती हैं वो मैचिंग ना हो। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिक कीज और आई वुड से यूनिक inner keys. That is one rule always we have to remember. And similarly अगर हम बात करें if no matching key is found then वहां पर हमारा क्या प्लेस हो जाता है, मिसिंग वैल्यू NaN को प्लेस कर दिया जाता है। So it means that outer keys is always your column label, inner keys is always your row labels एंड टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स जो होते हैं दैट मीन्स रोज जो होते हैं दैट इज ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ यूनिक इनर कीज और जहां पे भी मैचिंग नहीं होती वहां पे हमारी ये मिसिंग वैल्यू डल जाती है। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन यूर स्क्रीन दिस इज माई पाइथन शेल और यहाँ पे मैंने ये डिक्शनरी अभी रेडी कर ली है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, नाउ माई डिक्शनरी इज रेडी। इसके बाद में मैं इसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम रेडी कर लेता हूँ सो दैट आई टेक दिस pd डॉट डेटा फ्रेम जिसमें मैं इस D को पास कर देता हूं। इट इज ऑल्सो रेडी नाउ। अब अगर आप इस डेटा फ्रेम को रन करें यू कैन नोटिस हियर दैट इट इज शोइंग लाइक दिस। तो आउटर कीज जो हैं वो मेरी यहाँ पे कॉलम लेवल में फॉर्म हो गई हैं और जो इनर कीज हैं ऑब्वियसली दे आर मेकिंग इंडेक्सेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसी डेटा फ्रेम में अगर मैं कुछ डिफरेंट यूनिक कीज ले लूं देन सी व्हाट हैपेंस। सो मैं यहाँ पर एक और की ले लेता हूँ लाइक C एंड इसमें मैं ऑब्वियसली पहला एक तो मैं कॉमन कर देता हूँ M1 जिसकी मैं वैल्यू डालता हूँ 45 और एक ले लेता हूँ मैं M3 जिसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ से 44 एंड इसके बाद जब आप इसे रन करें और इसकी बेसिस पे अगर आप डेटा फ्रेम रेडी करें सो आई टेक दिस टू pd डॉट डेटा फ्रेम अगेन एंड यहाँ पर मैं D को पास करके इसे रन करूँ सो यू विल सी कि मेरे 3 टोटल यूनिक ऑब्वियसली बिकॉज आउटर कीज 3 थी तो टोटल 3 लेबल्स रेडी हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिक इंडेक्सेस आर अगेन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑब्वियसली माई इनर कीज एंड जहां जहां मैचिंग नहीं है वहां पर हमने इस मिसिंग वैल्यू को प्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स की। So let's talk about data frame attributes. Now what is the meaning of attributes? Now we know very well that we are talking about properties of data frames. So जब हम different attributes की बात करते हैं data frame में, so the first one is that is called your index. Now what is the meaning of this index actually? It returns what? The row label of data frame. Row label in the sense we are talking about index values. एंड देन सिमिलरली अगर आपको कॉलम लेबल्स को डिस्प्ले करना है देन वी हैव एट्रीब्यूट बाय द नेम ऑफ कॉलम्स एंड ये रिटर्न करता है आपको कॉलम लेबल्स ऑफ ए डेटा फ्रेम। सिमिलरली वी हैव वन एट्रीब्यूट विच इज बाय द नेम ऑफ शेप। शेप इज बेसिकली इट रिटर्न्स व्हाट द शेप in form of tuple. Shape in the sense we are talking about number of rows and number of columns. Like this, it returns you a tuple. And similarly, if you want to display all the axes together, then we can use this axis. It returns you both the labels of index and columns. That means row और column label दोनों को ये axis की मदद से हम डिस्प्ले कर सकते हैं. So we can say that it returns. तो चलिए इसे भी एक बार हम Python शेल पे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझ लेते हैं.
So now as you can see in your screen, this is my data frame, और इस डेटा फ्रेम का सपोज मुझे शेप फाइंड आउट करना है, मीन्स टोटल रोज एंड कॉलम्स. सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ df.shape एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें, देन यू कैन सी हियर देयर आर 3 टोटल कॉलम्स एंड देयर आर 3 टोटल indexes. So this is how it returns, and this is basically what a tuple. And similarly, if you want to see the row labels, then you can simply type df.index, and when you execute it, you see it is showing you the index, and with the same you can see it is showing its data type as well. Similarly, to see the column label, we can simply type columns, and then you can see it is showing you the column labels. And if you want to see both together, then we can simply write df.axes. Sorry, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, it should be axes. तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये आपको ये दोनों रिटर्न कर रहा है. So this is how we can understand these attributes. इसके बाद में अगले एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं. Size in the sense it returns total number of elements, whether it is missing elements or non missing elements, सबको ये काउंट करता है और काउंट करके इंटीजर के फॉर्म में आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है. So it returns total number of elements, you can see as integer. And similarly we have one more that is called value. So value is basically a numpy representation of this data frame. So चलिए इन दोनों को भी हम एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके समझते हैं. So this is my shell. मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देता हूँ. So this is my data frame, and now if I try to say find its size, and when I type this df.size, you can see it is showing you 9. So there are total 9 elements. And similarly if you take this say df dot say values, and इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें, then you see it is showing you the numpy representation of the given data frame. तो इस तरीके से हम इन दोनों को समझ सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास 3 और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास df.empty, which is again very much similar to the series attribute empty, जिसका पर्पस होता है ये चेक करना कि क्या मेरा डेटा फ्रेम empty है. मैंने यहाँ मिस्टेक फिर से कर दी कि मुझे empty को बिना ब्रैकेट के लिखना चाहिए था. You can see it is showing you false, मतलब my data frame is not empty. And similarly if you take say df.dtypes, तो ये आपके डेटा फ्रेम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप आपको रिटर्न कर देगा. सो यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग यू कि जितने भी मेरे कॉलम्स हैं उनमें ये वैल्यूज फ्लोट के फॉर्म में अवेलेबल हैं. एंड सिमिलरली देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज व्हाट ट्रांसपोज. और ट्रांसपोज के लिए हम लोग यूज करते हैं df.T. एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे df भी ले लेता हूँ. सो आप देखेंगे कि इसने ट्रांसपोज कर दिया हमारे डेटा फ्रेम को, मतलब जितने भी कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गया और रो जो है हमारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. सो दिस इज व्हाट माय ट्रांसपोज एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसपोज का वर्क कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में, अपनी जरूरत के हिसाब से इनको यूज करते हुए हम अपने वर्क को आगे कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स और मैंने 2D डिक्शनरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताई, एज ए नोट्स मैं आपको वो डिटेल्स स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ. एंड एज आई एवरी टाइम से दैट ये जितने भी नोट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में अवेलेबल हो जाएंगे. सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ, जो मैंने 2D डिक्शनरी के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताई, वाइल क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी, total number of indexes are equal to total unique keys of 2D dictionary. For a key that has no matching values in other inner dictionaries, value NA unmatched. इसके बाद में जो हमने डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट की बात की, आने वाले पॉइंट्स को हम पहले समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. अभी मैं बात कर रहा हूँ डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट की. So you can see this table. I have written all these attributes like index, column, axis, dtype, size, shape, values and empty and transpose. And चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो मैं दोबारा इसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ. अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ डेटा फ्रेम मेथड्स को. So now we are talking about data frame methods. Now remember always that when we talk about attribute and method, both are different, and basic identification is that methods are always delimited with this parenthesis. Attribute में कभी भी parenthesis नहीं होते. Although both have a specific role to play, दोनों का काम
एक कोई पर्टिकुलर एक्शन को कैरी आउट करना होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं डेटा फ्रेम मेथड की, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है हेड, जिसमें n को एज ए आर्ग्यूमेंट हमने लिया हुआ है। इस n का मतलब कोई एक इंटीजर वैल्यू आप यहाँ पे पास करते हैं। एंड जैसा हमने सीरीज ऑब्जेक्ट में देखा था कि हेड इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले top rows or first n number of rows of given data frame. Here this n is the value or the integer value which we pass during executing this head method. If I pass 2 as n, so top 2 rows को मेरा ये head method data frame से extract करके दिखा देगा आपको। And suppose अगर आप कोई भी argument head के साथ pass नहीं करते हैं, then it always displays you first 5 rows. So I can say by default it returns first 5 rows. So this is about the head, and इसी का just opposite हमारे पास होता है टेल, जिसमें again हम एक integer value को pass करते हैं as an argument, और ये method we all know that used to display bottom rows, bottom n number of rows. एंड ऑब्वियसली ये भी आपको बाय डिफॉल्ट बॉटम 5 रोज ही रिटर्न करता है यदि आप कोई इंटीजर वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास ना करें। एंड इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है काउंट। इस काउंट मेथड का यूज हम करते हैं डेटा फ्रेम के नॉन मिसिंग एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए। सो इट एक्चुअली काउंट्स नॉन मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डेटा फ्रेम। एंड फाइनली एज आई सेड देयर इज वन मोर मेथड अपेंड। ये अपेंड मेथड जैसा कि इसका नाम है, किसी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में किसी दूसरे डेटा फ्रेम की वैल्यूज को अपेंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो आई कैन से दैट यूज टू अपेंड वैल्यूज ऑफ ए डेटा फ्रेम टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, और इसे ही हम कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग और मर्जिंग ऑफ डेटा फ्रेम, वहां पर हम अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जितने भी मेथड्स हैं इन्हें हम एक एक करके एग्जीक्यूट करके समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माय डेटा फ्रेम। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ df1 डॉट हेड, एंड इसमें यदि मैं पास करूँ सिर्फ एक वैल्यू को, तो देखिए ये फर्स्ट रो को ही आपको डिस्प्ले कर रहा है। एंड अगर मैं डालता हूँ df1 डॉट टेल, एंड इसमें अगर मैं पास करूं 1 को, या आप ले लीजिए 2, बॉटम 2 रोज जाइए, तो ये बॉटम 2 रोज को आपको डिस्प्ले कर रहा है। बाय डिफॉल्ट वी ऑल नो दैट कि अगर आप कोई भी वैल्यू पास ना करें तो ये टॉप 5 रोज को दिखाता है। चूंकि मेरे डेटा फ्रेम में सिर्फ 3 ही हैं तो ये सारी ही इनको दिखा रहा है। एंड यही चीज हमारे टेल मेथड के साथ भी होती है, जहां पर कि आप इसे एग्जीक्यूट करें विदाउट पासिंग एनी इंटीजर वैल्यू, तो ये बॉटम 5 रोज को डिस्प्ले करता है। ये तो बात हुई मेरे हेड एंड टेल की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है डेटा फ्रेम का, दैट इज काउंट मेथड। व्हाट आई डू, मैं पहले df1 को एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं इसके सारे एलिमेंट्स, एंड नाउ मैं यहाँ पे कॉल करता हूं सबसे पहले df.count। आई एम सॉरी, इट शुड बी df1, सो आई टेक दिस df1.count। सो नाउ यू सी हियर इट इज शोइंग यू कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है मीन्स इट इज काउंटिंग रो वाइज, एंड यहाँ पे ये 0 के लिए बोल रहा है कि देर आर 3 वैल्यूज, 1 के लिए देर आर 3 वैल्यूज, एंड 2 के लिए देर आर ओनली 2 वैल्यूज, बिकॉज काउंट मेथड जो होता है वो सिर्फ नॉन NaN वैल्यूज को काउंट करता है। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे काउंट के साथ रिलेटेड हैं, वो ये कि यदि मैं कॉलम वाइज काउंटिंग करना चाहता हूँ तो यू कैन सिंपली पास df1.count, और अगर आप यहाँ पे पास कर दें 1, देन यू सी हियर कि अब ये कॉलम वाइज काउंटिंग कर रहा है कि मेरा फर्स्ट जो काउंटिंग होगा उसमें 3 वैल्यूज हैं, सेकंड में 2 वैल्यूज हैं, एंड थर्ड में वी हैव अगेन 3 वैल्यूज। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि टोटल कितनी कॉलम काउंटिंग हो रही है। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक df.count। आप चाहें तो यहाँ पर पास कर दीजिए एक्सिस इक्वल टू से, अगर आपने पास की इंडेक्स, देन यू सी इट शुड बी एक्चुअली df.count axis equal to then index, and then if you pass it, actually मैंने df1 लेना चाहिए था, so मैंने df ले लिया, so again I was correct there, जहाँ पे axis की स्पेलिंग होती है AXIS, and अगर मैं यहाँ पे पास करता index, then you see it is showing you again row wise counting, and similarly if you pass it say df.count, आप चाहें तो यहाँ 0 भी पास करें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। एंड कॉलम वाइज अगर आपको चाहिए यू कैन सिंपली राइट df.count, एंड यहाँ पर एक्सिस में जाके आप सीधे लिख दीजिए कॉलम्स। आप चाहें तो कॉलम की जगह
सो नाउ इट इज करेक्ट। चलिए इसे रन करते हैं। यू कैन सी अब ये कॉलम वाइज काउंटिंग हो रहा है, और आप चाहें तो यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 0 आई मीन कॉलम के लिए आप 1 कर सकते हैं। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस काउंट मेथड। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट if you write say count, or if you write say count in bracket if you pass 0, or if you write say count in bracket if you say axis equal to index, and if you say write say count and then again if you write say axis equal to 0, so all are same. And similarly for column as well, you can write like count 1, or you can take this to count then axis equal to columns. And similarly if you say count and then you write axis equal to 0, that again returns total number of column wise counting, I mean we can say. तो ये सेम है, this is for you can say rows and this is for your column counting. So इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें, इसकी बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। सो ये तो बात हुई मेरे काउंट मेथड की। एंड इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अपेंड मेथड के बारे में, चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माय प्रोग्राम जहां पर कि मैंने 2 डेटा फ्रेम रेडी किए हैं, एक DF और एक DF1। DF में मैंने 2 लिस्ट को पास की हैं, दिस इज L1 एंड L2, और इसके बाद DF1 में मैंने ये चारों वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दिया है। नाउ इसकी बेसिस पे जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं देन यू सी ये दोनों डेटा फ्रेम किस तरह से दिखते हैं। So now you can see this is my data frame 1 and this is my data frame 2. I am talking about append method. Append method का मतलब होता है कि किसी existing data frame में यदि आप किसी दूसरे data frame की values को append करना चाहते हैं जिससे कि existing data भी रहे प्लस जो नया data है वो भी आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं append method को। So I am writing here df.append, then उसके बाद ब्रैकेट में मैंने df1 डाल दिया है। एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो now you can notice here कि there are 4 columns 0 1 2 3, and similarly now you see here कि जो rows हैं वो एक्स्ट्रा हमारी ऐड हो चुकी हैं। पहले ये 0 1 था, इसके बाद इसी DF में 0 1 2 3 भी ऐड हो चुका है, और जहाँ जहाँ मैचिंग आई मीन इंडेक्सेस हैं, मैचिंग कीज हैं, वहाँ पे तो वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पे मैचिंग नहीं है वहाँ पे उसने मिसिंग वैल्यूज को डाल दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपेंड मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो ये तो बात हुई डिफरेंट मेथड्स की जो हम अपने डेटा फ्रेम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी डेटा फ्रेम से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए उसे समझते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। एंड किसी भी डेटा फ्रेम से सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपको कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करना है, इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक तरीका है, पहला तो ये कि आप लीजिए डेटा फ्रेम, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में आप कॉलम का लेबल को पास कर दीजिए, एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। दूसरा तरीका है कि आप डेटा फ्रेम लीजिए, डॉट लगाइए, और जो कॉलम का लेबल है आप उसे पास कर दीजिए, तो भी आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। यहां पर दोनों जगह मैंने कॉलम लेबल लगाया है, बट एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप df डॉट इंडेक्स नंबर या कॉलम का जो नंबर होता है, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं डिफॉल्ट वाले की, अगर आप उसे डॉट लगा के करेंगे तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। हालांकि आप डेटा फ्रेम के ब्रैकेट में डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए भी किसी कॉलम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिंगल कॉलम की। यदि आपको मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है, आप सीधे लिखिए df, इसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको मेंशन कर दीजिए, लाइक कॉलम 1, बट इट शुड बी इनसाइड लिस्ट। तो मैं इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं। सो इट शुड बी df, देन मेरे ये डेटा फ्रेम का डेलीमीटर आ गया। इसके अंदर फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपका कॉलम 1, कॉलम 2, ऐसा जितना चाहें आप दे सकते हैं। देन इस लिस्ट को क्लोज करिए, उसके बाद इस कॉलम को क्लोज कर दीजिए। तो आप इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो चूंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेटा फ्रेम 1 रेडी किया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, एंड लेट सपोज मुझे इसका 0th कॉलम को प्रिंट करना है, सो आई कैन सिंपली टेक df
एंड इसके ब्रैकेट में मैं 0 डाल देता हूं, तो आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम को आपको डिस्प्ले कर दे रहा है। इसी तरह से मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, सो यू कैन मेक वन लिस्ट लाइक 0,3 एंड इसके बाद में यदि आप इसे प्रिंट करेंगे, मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने कॉमा नहीं डाला, मैं df1 को फिर से प्रिंट करता हूं एंड df1 को लेने के बाद में इसके ब्रैकेट में जाके मैंने डाला लिस्ट में 0,3 एंड इसके बाद में ये मैंने लिया 3 को। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए 0 एंड थर्ड नंबर के कॉलम को यहाँ पे ले रहा है। और अगर यहाँ पे हमने इसकी लेबलिंग की हुई होती तो आप उस df डॉट कॉलम लेबल नाम दे देते तो भी वर्क करता, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया तो इसे लेने से ये एरर शो कर देगा। एंड इसी तरह से यदि मैं कॉलम लेबल के साथ डेटा फ्रेम को एक्सेस करना चाहता हूं तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस df1 को रीनेम कर देता हूं। सो व्हाट आई डू, मैं इसके लिए मेथड लेता हूं df1 डॉट रीनेम एंड इसके ब्रैकेट में जाके मैं यहाँ पे कॉलम्स की लेबलिंग कर देता हूं। सो आई राइट दिस कॉलम्स इक्वल टू से इफ आई टेक दिस टू 0 को मैं ले लेता हूं सपोज A, देन कॉमा 1 को मैं ले लेता हूं सपोज B। इसे मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा रीनेम को। सो नाउ यू कैन सी मेरा ये df1 रीनेम हो चुका है, बट मैं इसे परमानेंटली इसमें डालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड इसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करूं एंड जब df1 डालूं तो देखिए ये परमानेंटली मेरा कॉलम लेबल सेटल हो गया। अब अगर आप किसी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो df a, मैंने मिस्टेक कर दी, सिंगल कोटेशन मार्क नहीं डाला, अगेन it should be df1 then a and then you execute, it is showing you the correct result। आप देख सकते हैं इसने फर्स्ट कॉलम के ले लिया। मैं फिर से df1 को प्रिंट करता हूं एंड इसके बाद में यदि मैं यहां पे लेता हूं df1 डॉट b एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये सेकंड कॉलम को आपको डिस्प्ले कर रहा है। एंड सिमिलरली इफ यू टेक df1 इन ब्रैकेट, इफ यू से राइट लिस्ट ऑफ कॉलम दैट इज माई b एंड कॉमा से d एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करें, I'm sorry, it should be B and C actually. So df1 in bracket B कॉमा से C एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं इसे ब्रैकेट में डाल लेता हूं and now when you execute you can see it is showing you all the columns named B and C. So this is how we can understand किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ। एंड बिकॉज मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट इंडेक्सिंग कर दी थी, इस वजह से जितने भी C नेम वाले थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई कॉलम को एक्सेस करने की। इसके बाद में आती है हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज कि यदि आप रो वाइज डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, और जब भी हम रो वाइज डेटा एक्सेस करने की बात करते हैं इसका मतलब हम किसी डेटा फ्रेम के सबसेट को एक्सेस करने की बात करते हैं। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेसिंग रोज ऑफ डेटा फ्रेम एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी आर सेइंग दैट एक्सेसिंग रोज ऑफ डेटा फ्रेम, दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्सेसिंग सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम and we can also call it slicing of data frame. So अगर मैं ये तीनों टर्म एक जैसे कहूं कि हैं, so there is no difference, क्योंकि अगर आप रो एक्सेस कर रहे हैं मतलब आप डेटा फ्रेम के सबसेट को एक्सेस कर रहे हैं, और सबसेट को एक्सेस कर रहे हैं मतलब आप डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। इस वर्क को करने के लिए हमारे पास डेटा फ्रेम में दो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं, वन इज कॉल्ड योर LOC एंड सेकेंड इज व्हाट डॉट LOC। LOC को यूज करके आप रो एंड कॉलम लेबल मेंशन करते हुए डेटा सबसेट एक्सेस कर सकते हैं। सो आई कैन से दैट रो एंड कॉलम लेबल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस subset of data frame. Row and column labels can be used to access subset of data frame. And when we say that dot ALOC, इसका मतलब हम यहाँ पर जो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर होता है, जो डिफॉल्ट कॉलम लेबल होता है और जो डिफॉल्ट रो इंडेक्स होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी डेटा फ्रेम के सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं। So we can say that default numbers given as row index and column labels can be used to access subset of data frames. Now the question is that how can we use this LOC and dot LOC? तो चलिए इसे भी देखते हैं। I am talking about syntax now. So जब भी आपको LOC को यूज करना है, we always take, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, that is my data frame. Then data frame के साथ आप डॉट लगाते हुए इस LOC का इस्तेमाल करेंगे, एंड इसके स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इसके डेलीमीटर के अंदर
सबसे पहले आप देते हैं स्टार्ट रो एंड उसके बाद आप कोलन देंगे, आप डालते हैं एंड रो। इस एंड रो को मैं इस तरह से ले लेता हूं। इसके बाद आप कॉलम लगाते हैं, फिर आप देते हैं स्टार्ट कॉलम एंड इसके बाद फिर आप कोलन लगाते हैं और डालते हैं एंड कॉलम। इसके बाद इसे भी क्लोज करेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को इस तरह से आप क्लोज कर दीजिए। तो ये बात हुई कि किस तरह से हम डॉट LOC को यूज करते हैं। एंड इसी तरह से ILOC में भी यही बात होती है, वहां पर भी सेम इसी तरह से हम लिखते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आप डॉट लगा के डालते हैं ILOC। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स, आई मीन रो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, दीज आर बेसिकली लेबल्स। देन आप यहां पे कोलन डालेंगे, एंड इंडेक्स, देन कॉमा, स्टार्ट कॉलम नंबर, दिस इज एक्चुअली नंबर, देन कोलन, एंड कॉलम नंबर। सो ये हुआ दोनों का इंडेक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप डॉट LOC में जो भी एंड लेबल लेते हैं, भले ही वो रो इंडेक्स का लेबल हो या कॉलम का लेबल हो, बोथ आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन सबसेट और इंक्लूडेड इन रिजल्ट वी कैन से। इसका मतलब हम अभी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड जो ILOC होता है, इसमें जो हम एंड नंबर देते हैं, चाहे वो रो के लिए दिया गया हो या आप कॉलम के लिए दें, ये दोनों जो होते हैं ये एक्सक्लूडेड होते हैं हमारे सबसेट से। सो एक्चुअली में जो डॉट ILOC होता है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्लाइसिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए अब इन दोनों मेथड को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज आई हैव ए डेटा फ्रेम लाइक, एंड सपोज दैट मुझे इसके सबसेट को एक्सेस करना है। So what I can do, the first thing I take this data frame, this is the actually name of this data frame object, and dot लगा के अगर मैं लिखता हूं LOC, एंड जो बेसिक तरीका जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट करो आप रो लेबल से, दैट इज माई Q1, और एंड करो से फॉर एग्जांपल Q2 से, एंड कॉमा लगा के आपने रो लेबल दिया लाइक जनवरी, एंड कोलन लगा के आपने डाला फरवरी। एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी इट विल शो यू Q1 एंड Q2, और यहां पे होगा जनवरी एंड फरवरी, और इस तरह से ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा लाइक 9532। तो ये मेरा सबसेट जनरेट हो गया। अगर आप लिखते हैं df.loc और आपने बोला कि स्टार्टिंग आप कहीं से भी कीजिए, एंड आप Q2 में करिए, कॉमा लगा के आप स्टार्ट कीजिए मार्च से, और एंड आप कहीं पे भी कीजिए, कहीं पे मतलब लास्ट तक चलिए, एंड अगर आप इस तरह से इसे एग्जीक्यूट करें, इसका मतलब ये स्टार्ट करेगा Q1 से अप टू Q2 तक। तो यहां पर इसका मतलब होगा ये स्टार्ट करेगा मार्च से, एंड मार्च के बाद में एंड तक, मतलब दैट इज माई अप्रैल, और इसका जो सबसेट जनरेट होगा दिस विल बी लाइक 8, 7, 4 एंड 4। एंड सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं df.loc और मैं सिर्फ यहां पे डालता हूं कोलन कॉमा कोलन, इसका मतलब ये सारे ही रिकॉर्ड्स को यहां पर एक्सेस करके दे देगा। एंड सिमिलरली इफ यू राइट से df.loc, आपने बोला कि आप स्टार्ट करिए कोलन से, कॉमा लगा के आप डाल दीजिए से फॉर एग्जांपल फरवरी कोलन मार्च। इस सिचुएशन में ये आपको जो रिजल्ट देगा दिस विल बी सारे ही रोज देंगे Q1, Q2, Q3, एंड इसके बाद यहां पर ये डिस्प्ले करेगा फरवरी को और मार्च को, और यहां पे जो वैल्यूज होंगी लाइक 3, 2, 1, 8, 7 एंड 6। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम डिफरेंट रेंजेस मेंशन करके हमारे डेटा फ्रेम के सबसेट को रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई पाइथन शेल, और यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कोड लिख लिया है। चलिए इसे अब हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। So this is my data frame. So now what I do, I take this df.loc and इसके अंदर जाके if I write colon comma colon, and इसके बाद अगर मैं इसे execute करूंगा then you can see it is displaying all the records. Now after this if I take say .loc and अब अगर मैं यहाँ पे जाकर range mention करूं कि मुझे आप Q2 से Q4 तक की वैल्यूज को दिखाइए, so I can take this Q2, then इसके बाद में मैं यहाँ पे लूंगा Q4, एंड देन कॉमा लगा के सपोज मैंने बोला M3 एंड M4 को हमें डिस्प्ले करना है, सो आई कैन टेक दिस M3 एंड देन कोलन M4, एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ यू सी इट इज शोइंग यू
द सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम, जिसमें M3 और M4 कॉलम को ये प्रिंट कर रहा है, प्लस Q2 से Q4 तक की रोज को ये डिस्प्ले करना है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं df.loc एंड इस बार अगर मैं लिखता हूं कि आप स्टार्ट तो करो Q3 से एंड उसके बाद जहां तक एंड हो रहा है कॉलम तब तक चलाओ, एंड इसी तरह से आप स्टार्ट करो इनिशियल स्टेज से और डिस्प्ले करो आप M3 तक को, तो आप इस तरह से यदि लिख देंगे, देन यू सी इट इज शोइंग यू व्हाट Q3, Q4, M1, M2 एंड M3। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पर अब लेता हूं df.loc एंड यहां पर सपोज मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूं रोज को, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया Q1 to Q2 एंड इसके बाद आप डायरेक्ट इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ रोज को निकाल के दे रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट यदि आप कॉलम्स को मेंशन नहीं करते हैं और आप सिर्फ रेंज दे देते हैं इंडेक्स की, तो इसका मतलब आप रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब हम कॉलम को एक्सेस कर रहे थे, सो वी वर राइटिंग लाइक df कोलन में एंड उसके बाद ब्रैकेट में मैंने जाके सपोज दे दिया था M1, सो ये सिर्फ एक कॉलम को एक्सेस कर रहा था। उसी तरह से रोज को यदि आपको एक्सेस करना है तो आप इस तरह से अपना loc मेथड को यूज करके रेंज को मेंशन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सपोज दैट इफ आई टेक दैट डॉट loc एंड इसके बाद में मुझे सिर्फ कॉलन डिस्प्ले करना है, तो आप कॉमा लगा के अगर यहां पे दे देते हैं से फॉर एग्जांपल M3 to M4 एंड अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये पूरी रोज को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन कॉलम अब हमारे स्पेसिफाइड हो चुके हैं M3 एंड M4। सो ये तो बात हुई मेरे loc फंक्शन की, जहां पे हम कॉलम लेबल या रो लेबल को लेके यूज करते हैं। सिमिलरली वी हैव डॉट iloc, जिसमें कि हम हमारे रोज या कॉलम्स के जो नंबर होते हैं या जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की जाती है उनका इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट डॉट iloc एक्चुअली वर्क्स एज ए स्लाइसिंग ऑफ डेटा फ्रेम। सो अगर मैं पहली चीज तो यहाँ पे कोलन कॉमा कोलन कर दूं एंड इसके बाद यदि एग्जीक्यूट करूं तो ये सारे रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है। आफ्टर दैट इफ यू टेक दैट iloc एंड यहाँ पे अगर आप लिखते हैं :3 एंड इसके बाद कॉमा लगा के आप लिखते हैं :3, तो इसका मतलब ये 012 को डिस्प्ले करेगा, मतलब फर्स्ट 3 को दिखाएगा, बिकॉज एज आई सेड कि डॉट iloc में जो एंडिंग इंडेक्स नंबर होता है या रो इंडेक्स नंबर होता है या कॉलम इंडेक्स नंबर रहता है वो एक्सक्लूडेड हो जाता है, और loc में जहां पे आप कॉलम लेबल्स यूज करते हैं वहां पर एंड इंडेक्स या एंड लेबल हमेशा इंक्लूडेड होता है हमारे सबसेट में। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं df.iloc एंड इसके ब्रैकेट में अगर आप लिख दें से फॉर एग्जांपल 2 कोलन कॉमा डाल के यदि आप लिखते हैं 3 कोलन एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करें, बिकॉज 3 कोलन का मतलब सिर्फ एंड की बात कर रहा है। सो नाउ यू सी इट इज शोइंग यू सेकेंड नंबर मीन्स 3 एंड द लास्ट वन इज योर Q4। सो इन दोनों को ये डिस्प्ले कर रहा है, एंड 3 इन द सेंस इट इज टॉकिंग अबाउट दिस इज 4th नंबर इंडेक्स, सो M4, तो इट इज शोइंग यू M4 ओनली। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट से पर्टिकुलर कॉलम, सो यू कैन टेक डॉट iloc एंड इसके बाद आप कोलन लगाइए एंड इसके बाद में अगर आप सिर्फ एक कोलन दे देते हैं लाइक 2 कोलन से 3, तो ये सिर्फ सेकेंड कॉलम को ही आपको डिस्प्ले करेगा, दैट इज आई मीन थर्ड कॉलम को, बिकॉज 2 इन द सेंस थर्ड नंबर ऑफ कॉलम। एंड इफ यू राइट से df.iloc and here I'm writing 1:4 comma then 2:4, it means that now 1 in the sense second column and third column, 2:4 मतलब third column and 4 column only। so जब आप इसे execute करेंगे, so now you see it is showing you Q2, Q3, Q4, M3, M4। so this is how we can use this loc and iloc method to access subset of rows and columns। And similarly, suppose we want to access a specific value of a data frame, then how can we do this? चलिए इसे समझते हैं। So now I am talking about selecting or accessing individual value of a database। I'm sorry I said database, it is actually data frame। So किसी data frame से individual values को यदि आप access करना है, इसके लिए again we have 2 attributes, one is at and second is what dot iat, both can be used to access individual values। जहां तक बात है 8 की, so it uses row or you can say column labels to access values, and जब हम dot iat की बात करते हैं तो it uses actually row or column number। this number is actually which is provided by your system। ये मैं बात कर रहा हूं जो डिफॉल्ट नंबर्स होते हैं बेसिकली, जिसे हम इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं।
तो ये नंबर्स को यूज करके डेटा एक्सेस करता है और ये कॉलम लेबल या रो लेबल को यूज करके क्या करता है, हमारे डेटा को एक्सेस करता है, इन द सेंस सिंगल डेटा की हम बात कर रहे हैं. Now the question is that how can we use this AT and .IAT? So it is very much similar to like .LOC and ILOC. चलिए फिर भी इसके सिंटैक्स को हम समझ लेते हैं पहले. Now whenever we want to use this .AT और AT attribute, so what I do, हम सबसे पहले हमारे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को लेते हैं. डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को लेने के बाद हम लगाएंगे .AT, इसके बाद इसका डेलीमीटर ओपन करेंगे एंड देन वी टेक रो लेबल एंड रो लेबल लेने के बाद हम मेंशन करते हैं ऑब्वियसली आर कॉलम लेबल एंड इसके बाद जस्ट क्लोज दिस डेलीमीटर एंड दैट्स इट. जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिल जाएगा. लेट सपोज वी हैव ए डेटा फ्रेम लाइक दिस. द नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज DF एंड इफ सपोज यू राइट DF.AT एंड यू से राइट रो लेबल दैट इज माई N एंड देन यू टेक दिस कोलन एंड यू टेक दिस C एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे you will see it will return you N in the sense this and C in the sense this, so it will return you what, this 2. और इसी तरह से हमारे पास दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम जानते हैं IAT के नाम से, जहां पर कि हम लेबल्स की जगह नंबर्स को यूज करके डेटा फ्रेम से स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. और इसका जो सिंटैक्स होता है दैट इज अगेन वेरी मच सिमिलर टू आवर प्रीवियस वन दैट वाज AT. तो हम लेते हैं डेटा फ्रेम देन .IAT, इसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, कोलन लगा के हम डाल देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर एंड इस तरह से जो भी इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम जो भी मेंशन करते हैं वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है. तो ये तो बात हुई मेरे AT एंड .IAT की. चलिए इसे हम प्रैक्टिकली अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो दिस इज माई प्रीवियस पाइथन शेल स्क्रीन जहां पे अभी हमने ILOC और LOC को एग्जीक्यूट किया था. अब अगर मैं यहाँ पे पहले DF को फिर से प्रिंट करूं एंड नाउ इफ आई से टेक दिस DF.AT एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना रो लेबल लेता हूं Q1 एंड इसके बाद मैं यहां पर डालता हूं कोलन एंड मैं डालता हूं से M4 एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक्चुअली मुझे कोलन की जगह कॉमा डालना चाहिए था, मैंने मिस्टेक ये कर दी. मैं फिर से इसे लिख लेता हूं एंड नाउ जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू कैन सी इट इज शोइंग यू Q1 एंड M4, मतलब दिस इज माई 56. एंड सिमिलरली इफ आई टेक से DF.IAT एंड अगर मैं यहाँ पे डालता हूं 0,0 देन इट इज शोइंग यू द फर्स्ट एलिमेंट एंड दोबारा अगर मैं लिखता हूं DF.IAT एंड यहां पे मैं डालता हूं 3,4, सो इट मीन्स दैट 4 इज बिकॉज आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स नंबर था इट वॉज बेसिकली 0, 1, 2 एंड 3. सो आई शुड राइट DF.IAT 2,3 एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करें सो इट इज शोइंग यू द 76. सो इट मीन्स दैट अगर आपको सिंगल वैल्यू एक्सेस करनी है इसके लिए हम यूज करते हैं AT या .IAT. एंड एक बात और कि सिंगल वैल्यू यदि हमें एक्सेस करनी हो तो हम DF डॉट जो कॉलम का लेबल है, से फॉर एग्जांपल M3, इसे लेके इसकी ब्रैकेट में अगर मेंशन कर दें रो नंबर लाइक Q3 एंड अगर अब मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूं तो भी हम इस तरह से इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज we can use either AT, we can use .IAT या फिर हम लिख सकते हैं, या मैं इसे थोड़ा पूरा लिख देता हूं DF.AT, DF.IAT, या फिर हम लिख सकते हैं DF डॉट जो भी हमारा कॉलम लेबल है उसके साथ ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए रो लेबल को. सो इन सारे तरीकों से हम इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया. एंड ये जितने भी टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं इसकी भी समरी नोट्स मैंने रेडी की हुई है, तो चलिए उसे भी देखते हैं और उसे देखने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं. सो शुरू के फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे जब हमने 2D डिक्शनरी की बेसिस पे हमारा डेटा फ्रेम रेडी किया था. नाउ थर्ड इज सेइंग दैट DF डॉट काउंट, काउंट 0, काउंट एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स ऑल आर सेम, इनसे सारा सेम रिजल्ट ही मिलता है. और ये सभी मेथड आपको एक्चुअली जो नॉन मिसिंग वैल्यूज होते हैं उन्हें काउंट करके देते हैं. एंड कॉलम वाइज के लिए वी कैन यूज DF.count1, DF.countAccess इक्वल टू कॉलम्स, इसे यूज कर सकते हैं. एंड DF के अंदर कॉलम नेम या DF.column लेके आप इंडिविजुअल कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉमा लगा के उसे मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली
To access subset of data frame using row column label, we can use this df.loc. This is the syntax. Similarly, यदि आपको रो कॉलम इंडेक्स की बेसिस पे सबसेट रेडी करना है, then we have .iloc. This is the syntax. LOC both start and end label is included. जैसे हमने देखा कि LOC में लेबल्स हमेशा इंक्लूडेड होते हैं, एंडिंग लेबल्स, और .iloc में जो एंडिंग इंडेक्स होते हैं वो हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। और इंडिविजुअल आइटम एक्सेस करने के लिए हम .at या .iat यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला डॉट देन कॉलम, और कॉलम के साथ ब्रैकेट में आप रो लेबल को मेंशन कर दीजिए, तो उससे भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ नोट्स वाली बात हो गई। सो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। सो यू कैन सी देयर आर सम MCQs. The question number 1 is saying that which of the following statement for creating data frame is not valid. तो आप देखेंगे इसमें तो स्मॉल लेटर्स कभी भी नहीं होता, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बट उसके साथ में फ्रेम का F भी कैपिटल होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस वन। संदेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम विथ बुलियन इंडेक्स। यहाँ पर उसने इस तरह से इंडेक्सिंग की है, बट उसे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी बुलियन इंडेक्सिंग की वैल्यूज होती हैं, इनका फर्स्ट लेटर दैट इज ट्रू का T और फॉल्स का F कैपिटल होना चाहिए। सो इन द सेंस इसका आंसर होगा C। अगर यहाँ पर केवल 0, 1 या 0 होता विदाउट कोटेशन मार्क, तो भी हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो सकता था, सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग सेलेक्ट द कमांड टू डिस्प्ले बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स। अगर आप केवल इंडेक्स लेंगे तो रो लेबल को डिस्प्ले करेगा, और केवल कॉलम्स लेते हैं तो कॉलम लेबल डिस्प्ले करता है। बट जब आप एक्सिस लेते हैं तो ये आपको रो एंड कॉलम दोनों का इंडेक्स लेवल शो करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट व्हेन अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग 2D डिक्शनरी कॉलम लेबल्स आर फाउंड बाय। तो बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन मैंने आपको बताया कि जब आप 2D डिक्शनरी को यूज करके कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं तो उसका जो आउटर कीज होता है दे एक्चुअली यूज्ड एज कॉलम लेबल्स फॉर द डेटा फ्रेम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। And to access individual items from a data frame DF, which of the following is not correct? किसी डेटा फ्रेम से इंडिविजुअली आपको डेटा आइटम एक्सेस करना है, हम ले सकते हैं AT, लेकिन इसमें हमें रो लेबल का इस्तेमाल करना होता है, तो ये तो गलत होगा। df.iat इज करेक्ट बिकॉज हम इंडेक्स लेते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कॉलम लेबल के साथ रो इंडेक्स दे सकते हैं, और ILOC में भी आप रो इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन रेडी किया है आपके लिए, जो आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ऑब्वियसली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसके सिंटेक्स को समझ पाएंगे। सो आपको एक डेटा फ्रेम रेडी करना है जिसकी बेसिस पे 8 क्वेश्चंस हैं, लाइक यू हैव टू डिस्प्ले सुजुकी एंड हीरो वाला रो को, उसके लिए कोड लिखना है। फिर सेकंड से फोर्थ रो ऑफ फरवरी टू मार्च मंथ के लिए आपको डेटा एक्सेस करने का कोड लिखना है, ट्रांसपोज करने के लिए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि आपको इसमें से जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करना है। आप फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं, इनमें से 1-2 को आप मिसिंग एलिमेंट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद में जब आप काउंट करते हैं तो नॉन मिसिंग एलिमेंट्स को काउंट करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमें मिसिंग एलिमेंट्स काउंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। इसके बाद में आपको यामाहा एंड अप्रैल मींस अप्रैल मंथ में यामाहा की जो सेल हुई है उसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए कोड लिखना है। सिमिलरली सुजुकी बाइक का सारे ही मंथ्स में कितना सेल हुआ है वो हमको करना है। देन उसके बाद लास्ट 2 रोज ऑफ सेल हमें डिस्प्ले करना है, एंड फाइनली हमको इसमें एक नया रो कॉलम ऐड करना है में, जिसमें कुछ वैल्यूज आप इन सारे बाइक सेलिंग के लिए डालेंगे। तो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकली जरूर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो फाइनली ये थी आज के सेशन के हमारे सारे टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। डेटा फ्रेम से किस तरह से डेटा को हम एक्सेस करते हैं, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। Till then, keep watching, keep learning, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.